ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं। सोचिए एक सिस्टम है और वो बुरी तरह से किसी मेलवेयर से इन्फेक्ट हो चुका है राइट। और स्क्रीन पर एक फेक एंटीवायरस का पॉपअप आ रहा है। उसने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। मतलब सब कुछ ब्लॉक हो गया है। बिल्कुल। कोई भी लेजिटिमेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रन करने की कोशिश की जा रही है तो वो तुरंत क्रैश हो जाता है। सिस्टम का कंट्रोल बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बचाव का हर रास्ता बंद हो चुका है? देखिए, वहीं पर तो असली खेल शुरू होता है। एग्जैक्टली। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि जब ट्रेडिशनल एंटीवायरस फेल हो जाते हैं, जो कि आजकल बहुत आम बात है। हाँ, तो ऐसे में जो डिजिटल डिटेक्टिव्स होते हैं वो वॉलेटिलिटी जैसे एडवांस टूल्स का यूज करके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी रैम के अंदर छुपे खतरों को कैसे पकड़ते हैं। ये सच में किसी मिस्ट्री थ्रिलर से कम नहीं है। सही कहा। बिना किसी भारी टेक्निकल बैकग्राउंड के भी ये एक जासूसी कहानी की तरह लगता है। और आज की हमारी ये चर्चा 4 बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी ट्यूटोरियल्स पर बेस्ड है। VH ग्रुप, DFIR साइंस, PC सिक्योरिटी चैनल और अकामाई के वीडियोस हैं इसमें। और वो एक डिटेल्ड आर्टिकल भी है ना, अनमास्किंग मैलवेयर नाम का। हाँ, बिल्कुल। उस आर्टिकल के हवाले से भी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्क फोरेंसिक्स और मेमोरी फोरेंसिक्स के डिफरेंस को समझें, हार्ड ड्राइव वर्सेस रैम। तो डिस्क फोरेंसिक्स की अगर बात करें, यानी हार्ड ड्राइव की फिजिकल जांच करना, वो अब एक तरह से पुराना तरीका हो गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो आजकल के स्मार्ट हैकर्स हैं वो आसानी से इसको चकमा दे सकते हैं। वो डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं या फिर फाइललेस मैलवेयर का यूज करते हैं जो हार्ड ड्राइव पर कोई निशानी नहीं छोड़ता। इसकी तुलना में जो सिस्टम की ट्रांजिएंट मेमोरी है यानी रैम, वो उस एग्जैक्ट मोमेंट की सबसे सटीक तस्वीर पेश करती है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हार्ड ड्राइव एक बंद तिजोरी की तरह है। राइट। अगर हैकर ने अपना काम करके तिजोरी को लॉक कर दिया है और पासवर्ड बदल दिया है तो बाहर से देखकर अंदर क्या हुआ ये जानना लगभग इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन उसकी जगह जो रैम है वो उस डेस्क की तरह है जहां चोर अभी भी बैठकर अपना काम कर रहा है। डेस्क पर फाइल खुली हुई हैं, डिक्रिप्शन कीज वहीं रखी हैं और नेटवर्क कनेक्शन के सारे एड्रेसेस सामने पड़े हैं। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि मैलवेयर खुद को हार्ड ड्राइव पर तो छुपा सकता है, लेकिन जब उसे रन होना होता है तो सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस प्लेन टेक्स्ट में चाहिए होते हैं। यानी रैम में उसे आना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। रैम में सब कुछ नंगा हो जाता है। अनमास्किंग मैलवेयर आर्टिकल में स्टक्सनेट वर्म और सोनी पिक्चर्स हैक का जो जिक्र है ना, वो इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। हाँ, स्टक्सनेट तो दुनिया के सबसे बड़े साइबर अटैक्स में से एक था। और वो हार्ड ड्राइव पर बिल्कुल नॉर्मल फाइल लगता था, लेकिन रैम में आते ही उसने अपना असली रूप दिखाया। इन हाई प्रोफाइल केसेस में मेमोरी फॉरेंसिक्स ही वो इकलौता तरीका था जिससे डिटेक्टिव्स को पूरे अटैक का एग्जीक्यूशन फ्लो समझ आया। लेकिन क्राइम सीन को फ्रीज करना, मतलब उस रैम को कैप्चर करना, सबसे नाजुक हिस्सा होता होगा ना, क्योंकि रैम तो वॉलेटाइल है। बहुत नाजुक। अगर आपने कंप्यूटर शटडाउन किया या रीबूट किया तो वो डेस्क पूरी तरह से साफ हो जाएगी, सब कुछ गायब। तो पहला कदम क्या होता है इसमें? पहला कदम है उस चलते हुए कंप्यूटर की रैम की एक बिट बाय बिट कॉपी बनाना। मतलब पूरे 9 GB या 16 GB रैम को एक फाइल में डंप करना, जिसके लिए हम डंपिट या FTK इमेजर जैसे टूल्स यूज करते हैं, राइट? हाँ, डंपिट तो बस एक क्लिक में कर्नल लेवल पर पूरी मेमोरी का रॉ डंप बना देता है। पर एक बात सोचिए, अगर उस 9 GB की फाइल को किसी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में खोला जाए तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं, बस कचरा। वही ना, बस रैंडम कैरेक्टर्स और जिबरिश। हाँ, क्योंकि उसमें कोई फाइल सिस्टम या फोल्डर्स नहीं होते, बस जीरोज और वंस का एक समुंदर होता है। और इसी रॉ डेटा से मतलब निकालने के लिए हमें वोलेटिलिटी की जरूरत पड़ती है। वोलेटिलिटी फ्रेमवर्क डिजिटल डिटेक्टिव का सबसे बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास। बिल्कुल, और ये एक फ्री, ओपन सोर्स और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड फ्रेमवर्क है। विंडोज, लिनक्स, मैक तीनों पर चलता है। तो इसमें वॉलेटिलिटी 2 और वॉलेटिलिटी 3 में क्या फर्क है? मुझे DFR साइंस वाले वीडियो में याद आ रहा है, उन्होंने कुछ पाइथन वर्जन्स की बात की थी। हाँ, देखिए, वॉलेटिलिटी 2 बहुत सालों तक स्टैंडर्ड रहा, जो पाइथन 2 पर बेस्ड था। लेकिन अब मेमोरी डंप्स इतने बड़े हो गए हैं तो उन्होंने वॉलेटिलिटी 3 बनाया। ये पूरी तरह से पाइथन 3 पर लिखा गया है, ताकि स्पीड और एफिशिएंसी ज्यादा हो। एग्जैक्टली। और इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। आपको पाइथन 3, गिट
और माइक्रोसॉफ्ट C++ बिल्ड टूल्स चाहिए होते हैं। और वो स्नैपी एक्सटेंशन भी ना, खासकर AMD 64 विंडोज के लिए जो व्हील फाइल चाहिए होती है। हाँ, वो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, मेमोरी डंप्स को तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए। पर देखिए, कमांड लाइन या टर्मिनल ब्लैक स्क्रीन देख पर बहुत लोग डर जाते हैं। वो तो है, CLI सबके बस की बात नहीं है शुरुआत में। तो इसके लिए वॉलेटिलिटी वर्कबेंच जैसे GUI टूल्स भी तो हैं, या PC सिक्योरिटी चैनल वाले वीडियो में जो इंटेजर एनालाइज दिखाया था। ओहो, इंटेजर एनालाइज बहुत पावरफुल टूल है। वो लाइव स्कैन करके सिस्टम के सारे प्रोसेस ट्रीज को ग्राफिकल मैप में दिखा देता है। हाँ, जैसे ही उसने मेमोरी स्कैन की, अगर कोई क्रिप्टो माइनर जैसे XMRIG माइनर चल रहा है तो वो तुरंत उसको लाल रंग में हाईलाइट कर देता है। राइट, रेड कलर देखते ही इन्वेस्टिगेटर को पता चल जाता है कि यहाँ गड़बड़ है। लेकिन असली स्किल तो उसके बाद शुरू होती है। वही तो। अब चलते हैं हमारे आहा मोमेंट्स पर, जासूसी के वो किस्से जहां सच में पता चलता है कि ये काम कैसे होता है। सबसे पहला हिस्सा होता है हिडन प्रोसेसेस को ढूंढना। हाँ, PS लिस्ट और PSX व्यू वाला कॉन्सेप्ट। नॉर्मल विंडोज टास्क मैनेजर में तो सब नॉर्मल दिखता है, क्योंकि टास्क मैनेजर सिर्फ एक प्रोसेस लिस्ट पढ़ता है। शातिर मैलवेयर्स क्या करते हैं कि वो खुद को उस लिस्ट से अनलिंक कर लेते हैं, तो PS लिस्ट में वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन PXView प्लगइन यहाँ जादू दिखाता है। CPU को यूज करने के लिए किसी भी प्रोसेस को कर्नल के शेड्यूलर में तो रहना ही पड़ेगा ना। हाँ, वरना प्रोसेस रन कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो PXView दोनों लिस्ट्स को कंपेयर करता है। अगर PS लिस्ट में आउटपुट फॉल्स है लेकिन बाकी इंटरनल लिस्ट्स में ट्रू है तो पकड़ा गया चोर। वो प्रोसेस डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। और PC सिक्योरिटी चैनल ने मैलफाइन प्लगइन का जो एग्जाम्पल दिया था वो प्रोसेस इंजेक्शन का क्लासिक केस है, जिसमें svcoht.exe के अंदर etw.exe छुपा हुआ था। हाँ, svcoht एक लेजिटिमेट विंडोज प्रोसेस है, पर मैलफाइन ने मेमोरी पेजेस चेक किए और देखा कि उस लेजिटिमेट प्रोसेस के अंदर किसी ने बाहर से मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया है। और ट्रेडिशनल एंटीवायरस इसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है स्वच्छ तो सेफ है। वही तो। अब एक बार मैलवेयर सेट हो गया तो अगला स्टेप क्या होगा? वो अपने मालिक से बात करने की कोशिश करेगा। नेटवर्क कनेक्शंस, नेटस्टैट और नेटस्कैन कमांड्स। राइट। मेमोरी में जितने भी नेटवर्क सॉकेट्स और कनेक्शंस थे सब नेटस्टैट से निकल आते हैं। और वो आइसलैंड वाला कनेक्शन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक अनजान फॉरेन IP एड्रेस मिला, पोर्ट 4342 पर। हाँ, और जब उस IP की जांच हुई तो पता चला वो आइसलैंड के एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी VPS से जुड़ा था। मतलब हैकर आइसलैंड में बैठकर चुपचाप कंट्रोल कर रहा था। एक और एग्जाम्पल में क्रोम ब्राउजर सीधा प्रोटॉन मेल से जुड़ा था। ये बताता है कि अटैक करने वाला या सिस्टम यूज करने वाला बहुत स्मार्ट था। वो सिक्योर और एन्क्रिप्टेड ईमेल यूज कर रहा था ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। इसे हम ओपसेक कहते हैं। ये सब रैम से निकल रहा है, ये सोचना ही अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। और सिर्फ नेटवर्क ही नहीं, हम कमांड लाइन भी देख सकते हैं कि कोई टूल कैसे चलाया गया था। हाँ, windows.cmd लाइन प्लगइन ये बनाता है कि बैकग्राउंड में एग्जैक्ट कमांड्स क्या टाइप हुए थे। जैसे अगर FTK इमेजेस C ड्राइव से नहीं बल्कि E ड्राइव से चलाया गया था। मतलब किसी ने बाहर से USB स्टिक लगाई थी। और वो डंप फाइल्स प्लगइन का तो क्या ही कहना, रैम के अंदर से सीधे फाइल बाहर निकाल लेना। Without touching the hard drive। हाँ, उन्होंने क्रोम की history.dat फाइल, जो कि एक SQLite डेटाबेस होती है, उसे रैम से खींचकर हेक्स एडिटर में पढ़ लिया। लेकिन इस टूल का सबसे बड़ा टेस्ट तो उस MEMLab CTF में देखने को मिला, अकामाई के ट्यूटोरियल में जो था। ओह यस, वो मेरी फेवरेट केस स्टडी है। अलिसा सिम्पसन नाम की यूजर का कंप्यूटर क्रैश हो गया था। वो बेचारी MS पेंट चला रही थी और अचानक एक काली स्क्रीन आई, cmd.exe खुल गया और सिस्टम फ्रीज। तो वहां सबसे पहले कंसोल्स प्लगइन यूज हुआ, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री निकल आई। राइट। और वहां एक बेस 64 एनकोडेड टेक्स्ट मिला, जिसको डिकोड करते ही उन्हें पहला सीक्रेट फ्लैग मिल गया। पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। नहीं, फिर उन्होंने प्रोसेस लिस्ट देखी, WinRAR बैकग्राउंड में चल रहा था। और CMD लाइन से पता चला कि वो important.rar नाम की फाइल प्रोसेस कर रहा था। तब उन्होंने डंप फाइल्स यूज करके उस RAR फाइल को सीधा रैम से एक्सट्रैक्ट कर लिया। पर वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव माइंड कैसे काम करता है ये देखने लायक था। उन्होंने सोचा कि पासवर्ड कहाँ होगा। उन्होंने हैश डंप प्लगइन यूज किया, जिसने अलिसा के अकाउंट का NTLM हैश रैम से निकाल दिया। और हिंट ये था कि पासवर्ड उसी हैश का अपरकेस वर्जन है। तो उन्होंने साइबर शेफ टूल लिया, उस हैश को अपरकेस में कन्वर्ट किया और बूम, पासवर्ड मिल गया। फाइल अनलॉक हुई तो अंदर एक PNG इमेज थी जिसमें आखिरी सुराग था। ये पूरा सीक्वेंस किसी हाइस्ट मूवी जैसा लगता है। और ये सब कंफर्म करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्री का भी सहारा लिया।
यूजर असिस्ट प्लगइन के थ्रू। हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट एज वाला डेटा। एग्जैक्टली ये प्लगइन बताता है कि यूजर ने कोई प्रोग्राम कितनी बार खोला और फोकस काउंट किया था। फोकस टाइम मतलब यूजर ने कितनी देर उस विंडो पर एग्जैक्टली काम किया। ये सब रिकॉर्ड होता है रैम और रजिस्ट्री में। सो फाइनली इस सब का मतलब क्या है? वही मैं कहने वाली थी। इस चर्चा को अगर हम समेटें तो वॉलेटिलिटी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये समय को रोक कर कंप्यूटर के सबसे गहरे राज खोलने की ताकत है। ये साइबर सिक्योरिटी में एक टोटल गेम चेंजर है। जब हार्ड ड्राइव वाइप हो चुकी हो तब भी मेमोरी फोरेंसिक से पूरा अटैक मैप किया जा सकता है। और फ्यूचर में तो अनमास्किंग मैलवेयर आर्टिकल के मुताबिक इन टूल्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी जुड़ने वाले हैं। हाँ, क्योंकि डेटा इतना बढ़ गया है, एआई अपने आप अनोमलीज को पहचान लेगा। जो काम आज मैन्युअल होता है कल एआई सेकंड्स में कर देगा। पर देखिए, इससे मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और मैं चाहती हूँ हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। कैसा सवाल? अगर फ्यूचर में एआई मेमोरी फोरेंसिक टूल्स को इतनी ताकत दे देगा कि वो सेकंड्स में मैलवेयर पकड़ लेंगे, तो क्या हम जल्दी एआई पावर्ड मैलवेयर नहीं देखेंगे? ओ मतलब पॉलीमॉर्फिक मालवेयर्स जो एआई यूज करता हो। हाँ, जो खुद को रैम के अंदर हर माइक्रोसेकंड में बदल सके ताकि एआई डिटेक्टर्स भी उसके पैटर्न को पकड़ ना पाएं। ये तो खतरनाक है ना? ये डिजिटल चूहे बिल्ली का खेल आगे किस लेवल तक जाने वाला है, ये सोचना ही बहुत माइंड बेंडिंग है। मेमोरी के उन डार्क कॉर्नर्स में अगला अटैक कैसा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।